हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एसएसटी बाय प्रियंका शर्मा। आज हम पढ़ने जा रहे हैं फ्रेंच रेवोल्यूशन का फाइनल जो है पार्ट, वो पढ़ने जा रहे हैं और इसके बाद आपका फ्रेंच रेवोल्यूशन यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो फ्रेंच रेवोल्यूशन की बात कर रहे थे। फ्रेंच रेवोल्यूशन में हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि जो जैकोबिन क्लब का जो लीडर था कौन था, मैक्समिलियन रोबेस्पियर, है ना। इसको मार दिया जाता है, इसको गिलोटिन पे चढ़ा दिया जाता है। अब इसके बाद क्या, इसके बाद का हम पार्ट कर रहे हैं। अब आ जाता है हमारा डायरेक्टरी रूल, ठीक है। तो आफ्टर द डेथ ऑफ रोबेस्पियर रिच मेंबर्स ऑफ द नेशनल असेंबली ग्रैब्ड पावर, ठीक है। इन्होंने क्या कहा था, जो ये रिच मेंबर्स ऑफ नेशनल असेंबली है, दोबारा से पिक्चर में आ जाते हैं। इन्होंने कहा कि ये जो गरीब लोग हैं ना, इनसे पावर हजम नहीं हो रही थी। इन्होंने क्या किया, इन्होंने बिना बात के ये अननेसेसरी लोगों को मारना शुरू कर दिया था। तो ये जो जैकोबिन क्लब था, ये था क्या, गरीब लोगों का ही तो क्लब था, उन्हीं का तो ग्रुप था। तो इन्होंने क्या कर दिया था, मिलके जैकोबिन क्लब बना लिया था। जैकोबिन क्लब का जो लीडर था वो मैक्समिलियन रोबेस्पियर बन गया और इसने फिर वही लाखों लोगों को गिलोटिन पर चढ़ा दिया। तो इसी वजह से इसको जो है कहा गया कि ये गरीब लोग जो हैं ये पावर डिजर्व नहीं करते हैं, हम लोगों को फिर से पावर में आ जाना चाहिए। ये बात किसने कही, थर्ड स्टेट के जो रिच लोग थे उन्होंने कही, और ये जो नेशनल असेंबली के जो रिच मेंबर थे वो फिर से पावर में आ गए थे, ठीक है। तो नेशनल असेंबली फॉर्म्ड अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन, अब फिर से एक नया कॉन्स्टिट्यूशन बना और इसमें क्या कहा गया, राइट टू वोट वॉज गिवन टेकन बैक फ्रॉम पुअर पीपल। अब फिर से क्या है, वोटिंग राइट्स छीन लिए गए, किससे, गरीब लोगों से। हु डिड नॉट हैव एनी प्रॉपर्टी, वो लोग जिनके पास कोई भी प्रॉपर्टी नहीं है। इंट्रोड्यूस टू इलेक्टेड लेजिस्लेटिव काउंसिल्स, अब क्या है, नई डायरेक्टरी इंट्रोड्यूस हुई। अ ग्रुप ऑफ 5 मेंबर्स, तो ये जो 5 मेंबर्स थे वो क्या थे, बहुत ही अमीर लोग थे, ठीक है। लेकिन डायरेक्टरी में भी प्रॉब्लम थी, ये भी ज़्यादा देर चल नहीं सकी। क्यों, क्योंकि ये जो लोग थे ये वीक थे, करप्ट रूलर्स थे और इनके टाइम पे इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी और एक तो क्या है, महंगाई बढ़ रही थी, ऊपर से दे यूज आर्मी टू पुट डाउन रिवोल्ट्स। तो इन्होंने अपने अगेंस्ट रिवोल्ट्स को दबाने के लिए क्या यूज़ किया, आर्मी को यूज़ करना शुरू कर दिया। तो इस वजह से इन लोगों की भी ज़्यादा चली नहीं और लोगों का भी विश्वास उठ चुका था अभी इन लोगों से, किससे, डायरेक्टरी से। तो अब क्या आता है, अब लोगों को एक ऐसे लीडर की ज़रूरत थी जो बाहर की कंट्री फ्रांस को धमकियां दे रही थी उनको भी वो रोक सके और अंदर इंटरनली भी क्या है, एक शांति का माहौल क्रिएट कर सके। तो इन जो लोगों को ये सूझ रहा था कि कोई ऐसा लीडर आए, इनको एक दिखता था नेपोलियन बोनापार्ट, ठीक है। नेपोलियन बोनापार्ट ने अपनी इमेज ऑलरेडी फ्रांस के लोगों में अच्छी क्रिएट कर ली थी। क्यों कर ली थी, क्योंकि जहाँ भी जाता जीतता ही जाता, है ना। ऐसे कहा जाता कि नेपोलियन एक भी युद्ध नहीं आ रहा था अपनी लाइफ में। तो लोगों को इनमें मसीहा नज़र आने लग गया, एक अच्छा लीडर नज़र आने लग गया कि ये जो है फ्रांस जो है से बाहर की कंट्रीज़ के साथ युद्ध जीत के आ रहा है और कहीं ना कहीं एक अच्छा लीडर बन सकता है, हमारी इमेज को ठीक कर सकता है, क्योंकि लगातार फ्रांस बाहर की कंट्रीज़ के साथ युद्धों को हारता जा रहा था। तो अब नेपोलियन बोनापार्ट को एक जो है एंजल के रूप में देखने लग गए फ्रांस के लोग। तो इन्होंने क्या कहा कि हमारा लीडर कैसा हो, नेपोलियन बोनापार्ट जैसा हो। तो इसने नेपोलियन बोनापार्ट ने धीरे धीरे करके जो है अपनी जगह बना ली जनता के दिलों में भी। और फिर 1804 में इसने क्या कहा, अपने आप को क्या कहा कि मैं ही फ्रांस का किंग हूँ। अगेन क्या आ गया, देखो, किंग ऑफ फ्रांस मतलब मोनार्की आ गई है, फिर से मोनार्की आ गई है। लोगों ने ये सोचा नहीं था कि ऐसा होगा, क्योंकि इसने बहुत सारे जो है सुधार भी किए थे, लेकिन उनके बारे में हम बाद में बात करेंगे। पहले क्या है कि 1804 में नेपोलियन क्राउन हिमसेल्फ एज अ किंग ऑफ फ्रांस। ही कंक्वायर्ड नेबरिंग किंगडम्स एंड प्लेस हिज फैमिली मेंबर्स देयर, ठीक है। तो नेबरिंग जो कंट्री थी उनको जीत करके, उनसे युद्ध जीत करके अपनी जो फैमिली मेंबर्स थे उनको वहाँ पे जो है बिठा दिया कि अब तुम लोग यहाँ पे रूल करो, ठीक है। तो उसने बहुत सारे लॉज भी इंट्रोड्यूस किए, जैसे कि प्रोटेक्शन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी, यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट्स एंड मेजर्स, एंड हीज आइडिया ऑफ लिबर्टी एंड मॉडर्न लॉ हैड अ ग्रेट इम्पैक्ट ऑन पार्ट्स ऑफ यूरोप। ये आइडिया चला तो इसका कौन सा, लिबर्टी और मॉडर्न लॉ, ठीक है। लेकिन कब चला, जब वो मर चुका था। तो ही वाज सीन एज समवन हु वुड ब्रिंग फ्रीडम
उसको लोगों ने कैसे देखा कि यही एक ऐसा इंसान है, यही एंजल है जो हमें आज़ादी दिलाएगा। ठीक है, तो लोगों ने शुरू में तो खुशी खुशी से इसको एक्सेप्ट किया, लेकिन बाद में इसने क्या डिक्टेटरशिप शुरू कर दी, अपनी तानाशाही शुरू कर दी। अब लोग तानाशाही तो नहीं बर्दाश्त कर सकते ना, क्योंकि वही इसी से तो पीछा छुड़वा रहे थे। मोनार्की सिस्टम में भी कहीं ना कहीं तानाशाही थी, तो इसी से पीछा छुड़वा रहे थे लोग, और यही फिर आके बैठ गई क्या डिक्टेटरशिप। तो शुरू में तो नेपोलियन बोनापार्ट को लोगों ने खूब अप्रिशिएट भी किया और एक्सेप्ट भी किया, लेकिन बाद में ये लोगों की आंखों में चुभने लग गया था, क्योंकि इसने अपनी ही मनमानी करनी शुरू कर दी। सो नेपोलियन क्या है, नेपोलियन वॉज फाइनली डिफीटेड एट वॉटरलू इन 1815। इतना ज़्यादा मतलब ये फेमस था अपने वॉर टैक्टिक्स को लेकर, और ये सारे के सारे वॉर्स जीतता जा रहा था। तो जो नेबरिंग कंट्रीज़ थी वो बहुत वरिड थी कि अब क्या किया जाए, क्या किया जाए, है ना, नेपोलियन को कैसे हराया जाए। तो 4 कंट्री थी जिनको बोलते हैं प्रेब, जिसमें प्रशा है, रशिया है, ऑस्ट्रिया है और ब्रिटेन है। इन्होंने मिलकर, देखो इन चारों कंट्रीज़ के नाम याद रख लेना, इन्होंने मिलकर 1815 में 1815 में वॉटरलू के वॉर में इसको हरा दिया था। ठीक है, तो अब आगे बात करते हैं, डिड वुमेन हैव अ रेवोल्यूशन। देखो क्या क्या चीज़ें नहीं आई है, नेशनल असेंबली आई, कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली आई, देन कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की आ गई, फिर उसके बाद नेशनल कन्वेंशन बन गया, उसके बाद डायरेक्टरी रूल आ गया, फिर नेपोलियन बोनापार्ट आ गया। लेकिन इन सब ने जो वुमेन की हालत है, किसी ने उसको सुधारा नहीं, किसी ने जो है वुमेन्स को कोई राइट नहीं दिया गया। ठीक है, तो वुमेन जो थी उन्होंने एक्टिवली पार्टिसिपेट किया किसमें, फ्रेंच रेवोल्यूशन में, फिर भी इनको कोई राइट्स नहीं मिले। तो क्या क्या जॉब्स करती थी वो, मेड्स होती थी, वो फ्लावर्स बेचती थी या वेजिटेबल्स बेचती थी, या फिर क्या है लॉन्ड्री का काम करती थी। तो जो छोटी छोटी जॉब्स थी वो सारी के सारे जो है वुमेन करती थी। ठीक है, लेकिन फिर भी इनके पास कौन कौन से राइट नहीं थे, वुमेन हैड नो राइट टू एजुकेशन, पढ़ने लिखने का कोई राइट नहीं था इनके पास। सिर्फ और सिर्फ जो डॉटर्स ऑफ नोवेल्स एंड रिच पीपल थे उन्हीं की लड़कियां पढ़ लिख सकती थी। इन स्पाइट ऑफ वर्किंग फॉर लो पेड जॉब्स, वुमेन हैड टू डू ऑल द वर्क एट होम। सारा का सारा काम उनको कहाँ पे करना पड़ता था, देखो लो पेड जॉब तो करती थी, वुमेन हैड टू डू ऑल द वर्क एट होम ऑल्सो। टू रेज देयर वॉइस, टू वॉइस देयर ओपिनियंस, वुमेन स्टार्टेड देयर पॉलिटिकल क्लब्स। जैसे कि जैकोबिन क्लब था, है ना, वो भी तो एक गरीबों का ग्रुप था, ऐसे ही अब वुमेन ने भी अपना ग्रुपिंग शुरू कर दी, अपने पॉलिटिकल क्लब बनाने शुरू कर दिए। और इनकी डिमांड क्या थी, इन्होंने कहा कि हमें भी सेम पॉलिटिकल राइट्स मिलने चाहिए जो मेन को मिले हुए हैं, हमें भी वोटिंग राइट्स मिलने चाहिए, हमें भी इलेक्शन में खड़े होने का जो है राइट मिलना चाहिए, है ना। तो राइट टू होल्ड पॉलिटिकल ऑफिस, हमें भी क्या है पॉलिटिकल पोस्ट मिलनी चाहिए कुछ न कुछ, है ना। तो फ्रेंच वुमेन वर डिसअपॉइंटेड बाय फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन 1791, वही कॉन्स्टिट्यूशन जिसमें एक्टिव और पैसिव सिटीजन थे। एक्टिव जो सिटीजन थे वो कौन थे, अबाउ 25 ईयर्स के जो थे, और जो अमीर लोग थे जो टैक्स पे कर पाते थे ज़्यादा से ज़्यादा, उनको ही एक्टिव सिटीजन्स कहा गया और उनको ही वोटिंग राइट्स मिले। बाकी के लोगों को वोटिंग राइट्स नहीं मिले, जिनमें से वुमेन भी थी। तो वुमेन को बहुत ही डिसअपॉइंट हुई कि हम लोग जो है एक्टिवली फ्रेंच रेवोल्यूशन में लड़ रहे हैं, हम भी जो है रेवोल्यूशन कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, स्ट्रगल कर रही हैं, चीज़ों को लड़ रही हैं, फाइट कर रही हैं, लेकिन राइट्स मिले तो किसको मिले, अमीर लोगों को मिले। तो डिसअपॉइंट हो गई थी काफ़ी ये भी। तो बाद में जाके, कहीं बाद में जाके इनको जो है राइट्स मिले। कौन कौन से, स्कूलिंग वॉज मेड कंपल्सरी फॉर गर्ल्स। सेकेंड, फादर्स कुड नॉट फोर्स देयर गर्ल्स टू गेट मैरिड। ठीक, समझ में आ रहा है ना, स्कूलिंग जो है कंपल्सरी कर दी गई लड़कियों को, और कोई भी पिता अपने बेटी को ज़बरदस्ती शादी नहीं कर सकता। मैरिजेस वर रजिस्टर्ड, वुमेन हैड राइट्स इन मैरिज। ठीक है, डिवोर्स वॉज मेड लीगल, वुमेन कुड ऑल्सो अप्लाई फॉर, वुमेन कुड ट्रेन फॉर जॉब्स, रन स्मॉल बिजनेसेस। तो ये सारे के सारे राइट्स मिले वुमेन को। ठीक है, अब रेन ऑफ टेरर में क्या हुआ था, वुमेन को क्या कोई राइट्स मिले थे, नहीं मिले थे। उसमें भी क्या हुआ, वुमेन पॉलिटिकल क्लब्स वर बैंड, women could not participate in political activities, some women were arrested and killed due to political activities। ये काम किसने किया था, मैक्सवेलन रॉबस्पियर ने। जितने भी राइट्स मिले थे वुमेन को वो सारे के सारे
एक्चुअल में मिले ही नहीं थे, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं जब वुमेन इकट्ठा होती थी, ग्रुप बना लेती थी, वो भी सारे राइट्स छीन लिए गए। ठीक है ना। तो फ्रेंच, अब ग्लोबल इम्पैक्ट क्या पड़ा, फ्रेंच वुमेन हैड टू स्ट्रगल फॉर मोर देन 200 ईयर्स। अगर पहले से ही ध्यान दे दिया जाता फ्रेंच रेवोल्यूशन के टाइम पे, वुमेन के तरफ भी थोड़ा बहुत ध्यान दे दिया जाता, तो इतना स्ट्रगल नहीं करना पड़ता वुमेन को। देखो 200 साल से भी ज़्यादा तक जो है वुमेन को स्ट्रगल करना पड़ा था अपने राइट्स के लिए। फ्रेंच वुमेन मोटिवेटेड अदर वुमेन इन द वर्ल्ड। फाइनली कब मिला वोटिंग राइट्स वुमेन को, फाइनली फ्रेंच वुमेन वॉन द राइट टू वोट इन 1946। आप लोगों के लिए अब एक क्वेश्चन आता कि अमेरिका ने अपने सिटीजन्स को कब वोटिंग राइट दिए। देखो ये जो है मैंने एक शॉर्ट वीडियो में आपको बताया है बकायदा, अमेरिका ने वोटिंग राइट्स कब दिए वुमेन को, ब्रिटेन ने कब वोटिंग राइट्स दिए वुमेन को, और एंड में आता है सबसे पहले फर्स्ट कंट्री टू गिव वोटिंग राइट्स टू वुमेन इज, कौन सी है वो कंट्री जिसने सबसे पहले वर्ल्ड में वुमेन राइट दिए, किसको, वुमेन को। ठीक है। अब स्लेव सिस्टम था अफ्रीका के जो है लोगों को स्लेव बना के ले जाया जाता था, और ये जो पैक्ट था स्लेव ट्रेड, ठीक है ना, स्लेव ट्रेड एक पैक्ट था, और ये किस किस के बीच में था, अफ्रीका, अमेरिका एंड यूरोप के बीच में, ये देखो कैसे बांध के, ऐसे बांध करके एकदम से जैसे किसी चीज़ का बंडल बना के नहीं लेके जाया जाता, वैसे ही इन लोगों का ऐसे बंडल बना करके पैक करके इनको शिप में फेंक दिया जाता था, जैसे कोई लिविंग नहीं, नॉन लिविंग थिंग है ये, इनको इंसान समझा ही नहीं जाता था। तो ये देख रहे हो आप, ये जो बड़े लोग तो ठीक है, बच्चों को भी ऐसे बांध करके स्लेव बना के लेके जाया जाता था। ठीक है ना। तो अटलांटिक से लेके करेबियन सी तक लेके जाया जाता था, और इनसे फिर इनको फिर वहाँ पे कौन खरीदते थे, जो प्लांटर्स थे, ठीक है, वो खरीदते थे। अब एबोलिशन ऑफ स्लेवरी की बात करते हैं। 1794 में कन्वेंशन ने बैन कर दी थी, लेकिन ये ज़्यादा देर तक नहीं चल सकी, और ये दोबारा शुरू कर दी किसने, नेपोलियन ने 1804 में नेपोलियन ने अपने आप को क्या कहा, आई एम द किंग ऑफ फ्रांस, और अब इन्होंने दोबारा से स्टार्ट कर दी क्या, स्लेव सिस्टम। ठीक है, स्लेवरी फिर से शुरू कर दी। अब दोबारा जो है 1848 में स्लेवरी वॉज फाइनली अबोलिश्ड, 1848 में स्लेवरी को फाइनली अबोलिश कर दिया गया। अब जो है फ्रेंच रेवोल्यूशन की लेगेसी के बारे में बात करते हैं। ये जो हम फ्रेंच रेवोल्यूशन करते रहते हैं, हर एग्ज़ाम में फ्रेंच रेवोल्यूशन की इम्पोर्टेंस है, क्यों है, क्या रीज़न है हम इतना फ्रेंच रेवोल्यूशन पढ़ते हैं। देखो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी लिबर्टी की बात करते हैं, इक्वालिटी की बात करते हैं, फ्रेटर्निटी की बात करते हैं। ये स्लोगन था किसका, फ्रेंच रेवोल्यूशन का स्लोगन था ये। तो आपसे पूछा जाएगा कि लिबर्टी का, इक्वालिटी का और फ्रेटर्निटी का कॉन्सेप्ट आया कहाँ से था, ये आइडियाज़ कहाँ से आए थे, तो ये फ्रेंच रेवोल्यूशन से आए थे। तो ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। आज हम इक्वालिटी की बात कर रहे हैं, इक्वालिटी की बात करते हैं। ये जो हमें राइट्स मिले हुए हैं ना, ये सारे के सारे फ्रेंच रेवोल्यूशन के कॉन्सेप्ट हैं। ठीक है। तो लिबर्टी की बात करते हैं। लिबर्टी का मतलब क्या है, सबको आज़ादी, नो रिस्ट्रिक्शन ऑफ एनी काइंड, किसी भी तरह की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं। कहाँ से आया, फ्रेंच रेवोल्यूशन से आया। इक्वालिटी की बात करते हैं, सब लोग क्या है, इक्वल हैं, ऑल पीपल आर इक्वल, नो डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है, कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, ना तो कास्ट के बेस पे, ना रेस के बेस पे, ना ही आप फाइनेंशियल बेस पे, किसी भी बेस पे कोई डिस्क्रिमिनेशन किसी भी तरह का किसी के साथ नहीं होना चाहिए। फ्रेटर्निटी की बात करते हैं, ऑल सिटीजन शुड हैव अ फीलिंग ऑफ ब्रदरहुड, और हमारे भारत में तो कहा भी गया है क्या कि सारे जो भारत के लोग हैं हमारे भाई बहन हैं, है ना। केयर फॉर ईच अदर लाइक आर ओन फैमिली। तो ये सारे के सारे जो कॉन्सेप्ट है लिबर्टी, इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी के, ये आए कहाँ से, फ्रेंच रेवोल्यूशन से आए। तो ग्लोबल इम्पैक्ट क्या पड़ा फ्रेंच रेवोल्यूशन का, एक तो फ्यूडल सिस्टम एबोलिश हो गया फ्रॉम द इंटायर यूरोप, बहुत बड़ा इम्पैक्ट है ये फ्यूडल सिस्टम खत्म होना। ठीक है। फिर उसके बाद इंडिया में क्या हुआ, टीपू सुल्तान और राजा राम मोहन राय जैसे लोगों ने क्या ये आइडियाज़ को शुरू कर दिया, इनको इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दिया अपने कंट्री में। क्यों, टू इम्प्रूव द लाइफ ऑफ इंडियंस। उसके बाद जो कॉलोनाइज्ड पीपल थे, दे रिस्टार्टेड देयर स्ट्रगल विद अ न्यू फोर्स। उनमें फिर से एक नया जुनून आ गया, एक जो है न्यू एनर्जी आ गई कि हम
फिर से फाइट करेंगे। ये देखो फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ है और फ्रांस में क्या आ गई है, डेमोक्रेसी आ गई है और मोनार्की जो है ख़त्म हो गई है। हम भी ऐसा कुछ करेंगे, हम भी मिलकर क्या है रेवोल्यूशन करेंगे और जो ये कॉलोनी बना रखी है किस किसने, इनको भगाएंगे। जैसे इंडिया में जो है अंग्रेज़ों ने राज किया था तो अंग्रेज़ों को भगाया गया, तो ये सारे के सारी एनर्जी कहाँ से आ रही थी, फ्रेंच रेवोल्यूशन से आ रही थी। इस तरीके से जो है ये ग्लोबल इम्पैक्ट पड़ा था फ्रेंच रेवोल्यूशन का और इसी के साथ हमारा जो फ्रेंच रेवोल्यूशन ख़त्म होता है। लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिए अगर समझ में आ रहा है तो। अब मैं शॉर्ट्स के थ्रू आपको जो है फ्रेंच रेवोल्यूशन जो है पूरा का पूरा आपको फिर से समझाने की कोशिश करूँगी। जो है शॉर्ट्स के 1-1 मिनट की जो है वीडियो से, अगर ज़्यादा टाइम नहीं है, लगातार आप नहीं पढ़ पा रहे हैं तो उस वजह से। बाकी मैंने जो है थोड़ी थोड़ी ही, ज़्यादा देर की वीडियोस कोई भी नहीं आपके लिए बनाई है, ज़्यादा देर नहीं पढ़ाया। आपके कॉन्सेप्ट को छोटा प्रिसाइज रखा है ताकि आपको जल्दी और ईजिली समझ आ जाए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। और क्लास 9-10 के बच्चों लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर लो। ठीक है, थैंक यू सो मच।